नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। आज की कहानी है निशी डाक। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिला कर रख देगा। निशी डाके कभू दियो ना को साड़ा। अर्थ, निशी बुलाए तो कभी जवाब मत देना। निशी कथा। निशी यानी रात को आने वाली आत्मा। बंगाल में प्रचलित मान्यता के अनुसार निशी अपने शिकार को सिर्फ 2 ही बार आवाज देती है। ज्यादातर ऐसा होता है कि यह निशी अपने शिकार के किसी प्रियजन की आवाज की नकल करके पुकारती है, लेकिन किंवदंती है कि वह 2 बार से अधिक आवाज नहीं दे सकती। आज भी दूर दराज के गांवों में यह प्रचलित है कि यदि रात को कोई बुलाए तो उसकी तीसरी पुकार तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और तभी जवाब देना चाहिए। कहानी। आज भय से पूर्णतः मुक्त होकर निशीत अपने जीजाजी के साथ रेलगाड़ी से गांव वापस जा रहा है। विगत 2 वर्षों में उसकी जिंदगी एक भयानक उथल पुथल से गुजरी है। एक समय तो उसे खुद ऐसा लग रहा था कि अब शायद वह बच नहीं पाएगा। चारों ओर निराशा का घना अंधकार छाया हुआ था। आशा की एक भी किरण कहीं से नजर नहीं आ रही थी। यहां तक कि उसके दोस्तों ने भी उसका हालचाल लेना बंद कर दिया था। इतने बड़े शहर में वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था, और सब कुछ जानते और समझते हुए भी पतन के उसी गर्त में हर रोज थोड़ा थोड़ा करके वह गिरता जा रहा था। अब भी निशीत को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। उसकी आंखों के इर्द गिर्द मौजूद गहरे काले घेरे बताते हैं कि पिछली कई रातों से वह ढंग से सो नहीं पाया। उसका मन अभी तक दिशाहीन और भटका हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सा भटकाव भी साफ दिखाई देता है। परंतु उसके जीजाजी बहुत आशावादी हैं। उनका मानना है कि कुछ दिनों तक जब निशीत मां के स्नेह में रहेगा तो वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। गांव के वातावरण में जलवायु परिवर्तन के माध्यम से वह शीघ्र ही आरोग्य को प्राप्त कर सकेगा। समय आधी रात से थोड़ा ऊपर का हो रहा था। रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था। कभी कभी इक्का दुक्का लैंप पोस्ट के पास से जब गाड़ी गुजरती तो कमरे के अंदर थोड़ी सी रोशनी बिखर जाती थी, परंतु चलती ट्रेन की तेज रफ्तार से वे जल्द ही पीछे छूट जाते थे। कमरे के अंदर की बत्तियां इस समय बुझा दी गई थीं। इधर उधर लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। निशीत को आजकल अकेलेपन और अंधेरे से बहुत डर लगने लगा था। उसने अपनी बगल वाली बर्थ की ओर देखा। पास वाली बर्थ में जीजाजी का अस्पष्ट सा अवयव उसे नजर आया, परंतु उनके खर्राटों की आवाज के साथ साथ तोंद का बार बार ऊपर उठना और फिर तेजी से नीचे गिरने की प्रक्रिया को कुछ देर तक देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि लोअर बर्थ में जो शख्स निद्रामग्न है वह निशीत के जीजाजी ही हैं। रेलगाड़ी के हौले हौले कंपन से सभी लोग मजे से सो रहे थे, परंतु निशीत की आंखों से निद्रा देवी इस समय कोसों दूर थी। कितनी रातें उसने यूं जाग कर काटी थीं। अब तो एक प्रकार से रात जागने की उसकी आदत बन गई थी। वह उठकर अपनी बर्थ पर बैठ गया और खिड़की से बाहर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में बाहर का अंधेरा भी उसकी आंखों को सहनीय लगने लगा था। अब उसे अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा था। वह दूर खड़े पेड़ों और खेत खलिहानों को पहचानने लगा। इस अंधेरी रात के एकांत में उसे याद आने लगा कि कितने अरमानों के साथ आज से करीब 1 वर्ष पहले इसी तरह एक दिन रेलगाड़ी में बैठकर वह गांव से शहर गया था।
निशीत ने उन दिनों जिंदगी में पहली बार अपने गांव से बाहर कदम रखा था। रेलगाड़ी में भी शायद पहली बार ही बैठा था। उसने अपने गांव से ही मैट्रिक की परीक्षा भली भांति पास कर ली थी। फिर छात्रवृत्ति पाकर आंखों में आगामी दिनों के बहुत से सुंदर सपनों को सजाए आगे की कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए कलकत्ता शहर के लिए निकल पड़ा था। मां के स्नेह आंचल के बाहर उसने पहली बार कदम रखा था। घर में मां के अलावा और कोई न था। बचपन में ही उसके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी बरसों पहले हो चुकी थी। अब जीजाजी ही उनके परिवार के अभिभावक थे। मां की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि इकलौते निशीत को इतनी दूर भेजा जाए। परंतु जब निशीत ने जाने की जिद की और जीजाजी ने भी आज्ञा दे दी तो मां ने आगे कुछ न कहा। निशीत को पहुंचाने के लिए उसका चचेरा भाई, जो उससे केवल 2 साल बड़ा था, साथ गया। मां ने उसे इसलिए भेजा ताकि वह निशीत को अच्छे से शहर में बसा सके। परंतु राजेश भी निशीत की तरह पहली बार कलकत्ता आया था। यहां की चकाचौंध में वह पूरी तरह खो गया। यहां कितनी आजादी थी और समय काटने के कितने अच्छे साधन थे। राजेश तो जैसे खुशी से पागल हो उठा। कुछ दिनों तक उसने खूब बायोस्कोप फिल्म देखी, एस्प्लैनेड में गोलगप्पे खाए, ड्रामों और बसों में सैर की। परंतु जब उसके सारे पैसे खत्म हो गए तो वह वापस गांव चला गया। कलकत्ता पहुंचने के बाद निशीत को शीघ्र ही पार्क स्ट्रीट में एक मिशनरियों के कॉलेज में दाखिला मिल गया। और क्यों न मिलता, उसने अपने जिले में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। शहर आकर इतना बड़ा कॉलेज देखकर गांव का निशीत शुरू में थोड़ा घबरा जरूर गया था, परंतु यह सोचकर गर्व भी महसूस किया कि आज से वह भी इस प्रसिद्ध कॉलेज का छात्र है। धीरे धीरे वह शहरी संस्कृति का हिस्सा बनता चला गया। अब सिर्फ एक ही काम शेष था, अपने लिए एक बासा, घर, निवास स्थान ढूंढना। निशीत की जरूरतें बहुत कम थीं। अगर चाहता तो वह भी दूसरे लड़कों की तरह मेस में रह सकता था, परंतु उसने सोचा कि एकांत में वह अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सकेगा। साथ ही गांव घर से कोई रिश्तेदार कलकत्ता घूमने आए तो उन्हें वहीं ठहराया जा सकेगा। शहर के होटलों में रहना ग्रामीण लोगों के बस की बात नहीं थी, और यदि कोई आए तो उसके लिए गाइड के रूप में निशीत तो रहेगा ही। जैसा सोचा वैसा किया। निशीत ने अगले ही दिन से बासा देखना शुरू कर दिया। मल्लिक बाजार से लेकर श्याम बाजार तक का इलाका छान मारा, परंतु कोई मकान उसकी रुचि के अनुसार नहीं मिला। कहीं कमरे के साथ संलग्न बाथरूम नहीं था, तो कहीं कमरा इतना छोटा था कि रसोई बनाना संभव नहीं था। किसी का किराया बहुत अधिक था, तो कोई कॉलेज से इतनी दूर था कि आने जाने के खर्च में छात्रवृत्ति का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता। जब वह इसी उधेड़बुन में था तो एक दिन उसका सहपाठी गैब्रियल उसके पास आया और बोला, देख निशीत, मेरे नजर में तेरे लायक एक कमरा है, परंतु क्या? कितनी दूर है, पहले यह बता, निशीत ने पूछा। यहीं, इंटाली मार्केट के पास। अरे शाबाश, ये तो बिल्कुल पास है, फिर तू परेशान क्यों है? चल, तू पहले कमरा देख ले, फिर सब बताता हूं। तय हुआ कि शनिवार शाम को कॉलेज के बाद निशीत और गैब्रियल वह कमरा देखने जाएंगे। जब दोनों वहां पहुंचे तो मकान मालिक पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। गैब्रियल ने पहले ही उन्हें खबर कर दी थी। कमरा शानदार था। शांत इलाके में बना मकान, आसपास घने पेड़ पौधे और समीप में बच्चों के लिए खेलने का पार्क। कमरा समूचे मकान से अलग बाहर की ओर खुलता था। दरवाजा आंगन में खुलता, जहां से सीधा सड़क पर पहुंचा जा सकता था। कमरे के साथ चौके के लिए अलग जगह और संलग्न बाथरूम भी था। बाथरूम पुरानी शैली का था, परंतु स्नानागार काफी बड़ा था। बर्तन मांजने के लिए एक छोटी सी चौकड़ी भी बनी हुई थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि कमरे के बाहर पार्क की ओर खुलने वाला बरामदा था। कमरे में जरूरत के सभी सामान थे, पलंग, पढ़ने के लिए कुर्सी मेज, आराम कुर्सी और रीडिंग लैंप। बाथरूम में 24 घंटे पानी की सुविधा थी। कमरा निशीत को बहुत पसंद आया, लेकिन वह सोचने लगा कि इसका किराया उसकी हैसियत से बाहर होगा। मकान मालिक बहुत भद्र व्यक्ति थे। उन्होंने छात्रों की आर्थिक स्थिति को समझते हुए कमरे का किराया बाजार दर से कम रखा था। कम किराया सुनकर निशीत को विश्वास नहीं हुआ।
इतने शानदार कमरे का इतना कम किराया। परंतु जो भी हो, किराया कम हो या अधिक, यह निशीत के लिए अच्छा था। पैसों की बचत हो जाया करेगी। बहरहाल निशीत ने यह कमरा लेने का इरादा कर लिया। उसने मकान मालिक से कहा कि कल आकर वह पेशगी देकर जाएगा और परसों सोमवार को कॉलेज समाप्त होने के बाद अपने सामान के साथ वहां रहने आ जाएगा। सिर्फ एक ही कमी थी इस कमरे में कि वहां जगह जगह मकड़ी के जाले और धूल की परतें जमी हुई थीं। फर्श पर कई स्थानों पर काले धब्बे थे। बरामदे के आसपास भी जंगली झाड़ियां उग आई थीं। देखकर ऐसा लगता था कि यह कमरा काफी समय से किराए पर नहीं दिया गया है। इस ओर ध्यान दिलाने पर मकान मालिक ने निशीत को एक बार फिर से आश्वासन दिया कि उसके आने से पहले सब साफ करवा देंगे। आश्वासन पाकर निशीत खुशी खुशी बाहर निकल आया। आज रात को ही वह मां को पत्र लिख देगा कि उसे रहने के लिए एक बढ़िया कमरा मिल गया है। अतः अब वे उसकी ज्यादा फिक्र न करें। कुछ बर्तन भांडे लेने पड़ेंगे। अच्छे कपड़ों के लिए एक ट्रंक भी खरीद लेगा और कुछ ही दिनों में जब थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो पुस्तकों के लिए एक अलमारी भी ले लेगा। मन ही मन इसी तरह सामानों की सूची तैयार कर रहा था कि साथ चल रहे गैब्रियल ने पूछा, तो निशीत, तुम्हें कमरा कैसा लगा? गैब्रियल इस पूरे प्रकरण में बिल्कुल चुप खड़ा था। अतः आज की सारी बातचीत निशीत और मकान मालिक के बीच ही हुई थी। यहां तक कि निशीत अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि थोड़ी देर के लिए वह गैब्रियल की उपस्थिति भी भूल गया था। अभी गैब्रियल के यूं अचानक कुछ पूछने पर वह चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। फिर बोला, कमरा तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था। सोच रहा हूं कि अब बहुत कमरे देख लिए हैं, इसी को पक्का कर दूं। फाइनल करने से पहले आसपास जरा पूछताछ कर लेते निशीत, गैब्रियल बोला। अरे भाई, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? लोगों का क्या, वे अच्छे अच्छे काम बिगाड़ देते हैं और मुझे उनसे क्या मतलब। दिन भर कॉलेज जाना है, रात को आकर पढ़ाई करनी है, खाना खाकर सो जाना है। गर्मियों की छुट्टियों में घर चला जाऊंगा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। परंतु यहां के लोग कहते हैं कि इस मकान पर भूत प्रेत का साया है। तुमने भी देखा ना, कमरा काफी समय से खाली पड़ा हुआ है। लोग दरअसल यहां रहने से डरते हैं। अरे गैब्रियल, तुम विज्ञान के छात्र होकर भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? मैं नहीं मानता ये सब। लोग यूं ही डरते हैं और डराते भी हैं। निशीत ने अपनी नाराजगी जताई। देखो भाई निशीत, तुम्हें बताना मेरा फर्ज था, सो बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी, कहकर गैब्रियल लंबे लंबे कदमों से अपने घर की दिशा में चला गया। अगले दिन सुबह जब निशीत की आंखें खुली तो वह बहुत प्रसन्न था। अब उसके पास अपना कहने को एक नया बांसा होने जा रहा है। रात भर उसने सपने में भी अपना वही सजा धजा सुंदर सा कमरा देखा। अब सपने का क्या कसूर, सपनों में वही दिखता है जो हम दिन भर सोचते रहते हैं। सुबह से वह बड़ी बेसब्री से दिन ढलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम होगी, उसके सपनों के आशियाने की चाबी उसके हाथों में होगी। इसी छटपटाहट में समय बीत गया और आखिरकार शाम हो गई। निशीत रमेन बाबू से मिलने उनके घर चला गया। उत्तेजना के कारण आज कॉलेज के लेक्चरों पर वह खास ध्यान नहीं दे पाया। कॉलेज में अर्ध अवकाश होते ही उसने सिरदर्द का बहाना बनाया और गेट से बाहर निकल आया। फिर समय से पहले ही वह रमेन बाबू के घर पहुंच गया। उसका उतावलापन देखकर रमेन बाबू भी मन ही मन हंसे बिना न रह सके। निशीत अपने साथ 1 महीने का किराया लेकर आया था, जिसे उसने पेशगी के तौर पर रमेन बाबू को सौंप दिया और अपने नए ठिकाने की चाबी उनसे ले ली। घर वापस जाने से पहले उसने एक बार अपने कमरे का मुआयना करना उचित समझा। जाकर देखा तो रमेन बाबू अपने वादे के पक्के निकले। उन्होंने आधे दिन के अंदर ही कमरे की पूरी तरह से साफ सफाई करवा दी थी। आज मिलने पर उन्होंने निशीत से कल उसके आने के समय के बारे में पूछ लिया। इसके बाद रमेन बाबू ने निशीत से एक और वादा किया। कल शाम को निशीत के सामान लेकर पहुंचने से पहले वे इस कमरे पर पेंटिंग भी करवा देंगे। निशीत को अब एक नया ताला खरीदना था, इसलिए वह बाजार की ओर चल दिया। रास्ते में निशीत को याद आया कि उसे रसोई के लिए कुछ नए बर्तन भी चाहिए होंगे।
परंतु बाजार पहुंचकर वह तय नहीं कर पाया कि उसे कौन कौन से बर्तन लेने चाहिए, क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह की खरीदारी नहीं की थी। अतः इस मामले में वह बिल्कुल अनाड़ी था। मां की रसोई के एक एक बर्तन को याद करके उसने पहले एक लोहे की कढ़ाई खरीदी, फिर खुद के खाने के लिए एक थाली, चम्मच और गिलास भी ले लिया। इसके बाद उसने पकाने के लिए एक मिट्टी की हांडी भी ले ली। लेकिन जब वह चूल्हा लेने गया तो उसका रेट सुनकर उसका सिर चकरा गया। अब तो जेब में केवल थोड़े से ही पैसे बचे हैं, इतने में चूल्हा तो ना आ पाएगा, फिर क्या करूं? निशीथ वहीं खड़ा खड़ा सोचने लगा। तभी उसने देखा कि उसके दोस्त गैब्रियल दूसरी ओर से आ रहा था। गैब्रियल अपने दोस्त को परेशान देखकर उसके पास आ गया और पूछा, आखिर परेशानी की क्या बात है? जब निशीथ ने अपनी परेशानी बताई तो गैब्रियल हंसकर बोला, दोस्त, तुम्हारी परेशानी का हल तो मेरी माताजी के पास है। चलो घर चलकर उनसे पूछते हैं। गैब्रियल ने निशीथ को अपने घर ले जाकर बैठक में बिठाया। फिर घर के अंदर जाकर अपनी माताजी से बोला, मां, आपके पास एक पुराना चूल्हा रखा हुआ है ना? मेरे दोस्त ने नया नया कमरा किराए पर लिया है, उसे कुछ बर्तन वगैरह चाहिए, थोड़ी उसकी मदद कर दीजिए। कहां है तुम्हारा दोस्त? गैब्रियल की माताजी ने पूछा। बाहर बैठक में है, उसने जवाब दिया। गैब्रियल की मां निशीथ से मिलने बैठक में आई। उसके पहनावे और मुख मुद्रा को देखकर वे एक पल में ही समझ गईं कि यह लड़का पहली बार गांव से शहर आया है। निशीथ के चेहरे पर व्याप्त लाचारी से उनका हृदय पसीज गया। आहा, बेचारा, उन्होंने मन ही मन कहा और घर के स्टोर में जाकर बर्तन भांडे, मिट्टी का चूल्हा, चूल्हे के लिए लकड़ी, जो भी उनके पास अनावश्यक रखा हुआ था, सब निकालकर एक बड़ा सा गट्ठर तैयार कर दिया। साथ ही उन्होंने घर में रखा एक पुराना बेडिंग भी निकालकर अलग रख दिया। फिर उन्होंने अलमारी से एक नया बेडशीट और तकिया भी निकाल लिया। काफी सोच विचार कर उन्होंने कुछ पुराने पर्दे और टेबल पर बिछाने के लिए एक टेबल कवर भी ढूंढ निकाला। कुल मिलाकर निशीथ के गृह प्रवेश का सारा सामान उसी वक्त तैयार हो गया। उस रात गैब्रियल और उसकी माताजी ने निशीथ को खाना खिलाकर ही छोड़ा। इसके बाद तय हुआ कि अगले दिन शाम को गैब्रियल निशीथ के साथ सभी सामान उसके नए घर पर पहुंचाने जाएगा और उसे उसके नए घर में व्यवस्थित करके ही लौटेगा। नियत समय पर दोनों दोस्त सामान का पुलिंदा एक रिक्शे पर लाद कर एंटाली जा पहुंचे। जाकर देखा कि वादे के मुताबिक रमेन बाबू ने दीवारों की पुताई भी करवा दी थी। इसके बाद दोनों दोस्त सामान सेट करने में जुट गए। सारा काम समाप्त होते होते रात हो गई। दोनों थक कर चूर हो गए थे और भूख भी बहुत लग रही थी। तब वे टिफिन के डिब्बे खोलकर खाने बैठे। रात का खाना गैब्रियल की माताजी ने साथ में पैक करा दिया था। एक थर्मस में चाय भी उन्होंने भिजवाई थी। उनका अनुभवी मन जानता था कि पहली ही रात में लड़कों द्वारा रसोई बनाना संभव न हो पाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही सभी समुचित व्यवस्थाएं करके ही उनके साथ में भेज दी थीं। खाना खाने के बाद जब गैब्रियल घर जाने लगा तो निशीथ ने उससे अनुरोध किया कि रास्ते में रमेन बाबू का घर पड़ेगा, अतः वह मकान की पुरानी चाबी उन्हें देते जाए। चाबी लेकर गैब्रियल गुड नाइट कहकर विदा हो लिया। गैब्रियल के जाने के बाद भोजन के कारण हो अथवा अधिक मेहनत के कारण निशीथ को जोरदार नींद आने लगी। वह सीधे अपने पलंग पर जाकर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो दिन निकल आया था। निशीथ ने बीए सम्मानिक में दर्शन का विषय लिया था, अतः हर रोज प्रथम वर्ष की पहली कक्षा भारतीय दर्शन की हुआ करती थी। हमेशा धोती और कुर्ता पहनने वाले प्रोफेसर राय अपने समय के बड़े पाबंद थे। वे चाहते थे कि उनकी कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही सभी छात्र अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं, ताकि वे आते ही बिना समय गंवाए अपना पाठ शुरू कर सकें। देर से आने वाले छात्रों को प्रायः प्रोफेसर साहब की कक्षा में आने की अनुमति नहीं होती थी। वे इतनी अच्छी तरह पाठ समझाया करते थे कि हर एक छात्र उनकी कक्षा में समय पर पहुंचने की कोशिश करता था। उनके पढ़ाने के कायल तो सभी थे, इसलिए कोई भी उनकी कक्षा में अनुपस्थित नहीं रहना चाहता था। इस प्रकार प्रोफेसर राय सभी छात्रों के बेहद पसंदीदा प्रोफेसर हुआ करते थे।
पर न चाहते हुए भी निशीथ अगले ही दिन कॉलेज पहुंचने में जरा लेट हो गया और जब तक वह पहुंचा कक्षा का गेट बंद हो चुका था। प्रोफेसर साहब की यह भी एक खासियत थी कि उनके प्रवेश करने के साथ साथ कक्षा के सारे दरवाजे वे छात्रों से बंद करा देते थे ताकि कक्षा के दौरान कोई अंदर न आ सके। देर से आने वाले छात्रों को प्रायः कक्षा समाप्त होने तक बाहर ही रुकना पड़ता था। आज निशीथ भी मजबूरन उन बाहर रुकने वालों की कतार में जाकर खड़ा हो गया। वह बेचारा और करता भी क्या, एक तो नई जगह, ऊपर से सारे काम उसे खुद ही निपटाने थे। सुबह उठकर चूल्हा सुलगाने में ही उसे पूरे 2 घंटे लग गए थे। आदत थोड़ी न थी उसको इन सब कामों की। घर में मां का लाडला था और आज उसी लाडले को किसी तरह चाय बनाकर पीते पीते कॉलेज का वक्त हो गया था। जल्दी से स्नान करके किसी भांति बदन पर कुर्ता और पायजामा डालकर अपना झोला उठाए निशीथ कॉलेज की ओर भागा, परंतु आज तो उसकी किस्मत ही खराब निकली। वह बीच में रास्ता भटक गया। 3 दफे लोगों से रास्ता पूछकर तब जाकर वह कॉलेज पहुंच पाया। गैब्रियल ने कल जो शॉर्टकट उसे बताई थी वही लेने पर इतनी विपत्ति उसके सिर पर पड़ी थी। गलती की कि अपना पुराना रास्ता अगर लेता तो कब का कॉलेज पहुंच चुका होता। बहरहाल कक्षा समाप्त होते ही गैब्रियल उसके पास आया। उसने निशीथ से उसके देर से आने का कारण पूछा। उसे देखते ही निशीथ उस पर गुस्से से बरस पड़ा। यार, तूने कल जो रास्ता बताया था उसी से आने में इतना समय लग गया। गैब्रियल को उसकी अवस्था पर हंसी आ गई। शहर में हर एक नए आने वाले को यह दिक्कत तो शुरू शुरू में होती ही है। कलकत्ता शहर भूल भुलैया तो नहीं है, मगर यहां की गलियों को पहचानने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन गैब्रियल इस समय अपनी हंसी को रोककर सहानुभूति के स्वर में बोला, जोड़ा गिरजे से बाईं तरफ वाली सड़क ली थी या दाईं वाली? दाईं मुड़ गया था मैं तो। ओहो, तभी भटक गए। कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं कल से जल्दी उठ जाया करूंगा और तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा और कुछ दिनों तक तुम्हें अपने साथ कॉलेज लेता हुआ आऊंगा, ठीक ना? अब बताओ, तुमने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? चेहरा तो तुम्हारा रूखा सूखा लग रहा है। गैब्रियल पार्क स्ट्रीट में रहता था। उसका घर कॉलेज के बिल्कुल नजदीक था, परंतु वह निशीथ के लिए रोज सुबह सुबह इतनी दूर जाएगा, यह सुनकर ही निशीथ का सारा गुस्सा एक पल में ठंडा हो गया। पहले से ही गैब्रियल और आंटी जी ने उसकी इतनी मदद की थी, उनसे और मदद लेना ठीक नहीं होगा, ऐसा निशीथ सोचने लगा। परंतु इधर निशीथ को भूख भी बहुत लग रही थी। पता नहीं गैब्रियल सब कुछ कैसे जान जाता है। अतः वह गैब्रियल से बोला, अम्मा कहां? सुबह से चूल्हा फूंकते फूंकते ही 2 घंटे निकल गए, ऊपर से धुएं से आंखें जलने लगी। सो अलग नाश्ता नहीं बना पाया आज तो, सिर्फ चाय ही पीकर आया हूं। तो चलो पहले चलकर कुछ जलपान कर लेते हैं, फिर यहां कक्षाओं में वापस आ जाएंगे। मां कहती हैं भूखे पेट पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। वैसे भी अभी पास कोर्स के मैथ्यू सर आने वाले हैं, उनकी कक्षा एक दिन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। चलो कैंटीन चलते हैं। ठीक है चलो, जब तुम इतना कहते हो तो, निशीथ बोला। यह कहकर दोनों दोस्त कैंटीन जाकर चाय, अंडे और बटर टोस्ट का ऑर्डर देते हैं और एक खाली मेज देखकर उस पर बैठ जाते हैं। दरवाजे की ओर कोने की टेबल पर एक खूबसूरत बाला पढ़ाई में मग्न बैठी हुई थी। उसने अपने आगे कई सारी पुस्तकें फैला रखी थीं, जिनको वह बारी बारी से पढ़ रही थी और बीच बीच में अपनी नोटबुक में कुछ नोट भी ले रही थी। निशीथ आंखें फाड़कर उसी लड़की को देख रहा था। लड़कों का कॉलेज था, पर यहां इतनी खूबसूरत लड़की कहां से आई? उसका कौतूहल होना स्वाभाविक ही था। फिर इस उम्र के लड़कों में विपरीत लिंग के प्रति एक अमोघ आकर्षण होता है, जिसकी उपेक्षा करना भी निशीथ के लिए संभव नहीं था। इतिहास विभाग में नई नई आई हैं, प्रोफेसर हैं, परंतु वैसे अभी भी छात्रा ही लगती हैं, है ना? निशीथ को अपलक उस लेडी प्रोफेसर की ओर निहारते देखकर गैब्रियल ने हौले से अपना मुंह उसके कानों के पास ले जाकर कहा। इतना सुनते ही निशीथ ने झट से अपनी आंखें दूसरी ओर फेर लीं। गैब्रियल पुनः फुसफुसाकर बोला, अच्छा यार, बताओ तुम्हारी कॉलोनी की सुंदर बालाओं से तुम्हारा परिचय हुआ कि नहीं?
एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां वहां रहती हैं। सुंदर और पढ़ी लिखी, स्मार्ट और आधुनिक भी। कुछ एक तो लोरेटो कॉलेज में पढ़ती हैं, तो कई एक जोड़ा गिरजे के पास वाले लड़कियों के स्कूल में पढ़ने जाती हैं। तुम्हारी उनमें से किसी से अब तक भेंट नहीं हुई? अमा कहाँ यार, कल रात को ही तो पहुंचा हूं। और तुम ही तो साथ गए थे छोड़ने। फिर सुबह उठकर कॉलेज आ गया। भेंट करने का समय कहां मिल पाया। कोई ना, धीरे धीरे सबसे मुलाकात हो ही जाएगी तुम्हारी। तुम इतने सुदर्शन हो, देखना लड़कियां स्वतः तुम्हारे पास खींची चली आएंगी। शश, धीरे बोलो, गैब्रियल, प्रोफेसर साहिबा सुन लेंगी। तब तक छोटू उन दोनों की टेबल पर उनका नाश्ता रख गया था। बातचीत छोड़कर अब दोनों दोस्त अपने अपने प्लेट पर टूट पड़े। रात को घर जाकर शायद जिंदगी में पहली बार निशीत ने ठीक ठाक चूल्हा सुलगाकर अपने लिए रोटी सब्जी बनाई। इससे पहले इस काम को करने की उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। घर में मां थी, बड़ी दीदी का ससुराल भी नजदीक ही था। रसोई की सभी जिम्मेदारियां वे ही दोनों संभाल लेती थीं। कॉलेज से आते समय निशीत आटा, दाल, चावल, कुछ भाजी, सब्जी, डबल रोटी और दूध लेता हुआ आया था। फिर उसने अपने हाथों से कुछ टेढ़ी मेढ़ी रोटियां सेंक कर और अधकच्ची सब्जी बनाकर खाई। अपने हाथ की रसोई कभी किसी को बुरी नहीं लगती। सो अधपकी रोटियां और बिना नमक की सब्जी भी निशीत को बड़ी स्वादिष्ट लगी। उसका जी तृप्त हो उठा। खा लेने के बाद उसने किताब कॉपी मेज पर खोलकर अपना उस दिन का पाठ याद करने बैठा। परंतु मेज पर बैठने के साथ ही उसे जम्हाइयां आने लगीं। दिन भर का थका हुआ था, ऊपर से रसोई के लिए इतना परिश्रम। उसके थके हारे शरीर ने जवाब दे दिया। जब और पढ़ा न गया तो निशीत किताबों के बीच ही अपनी हथेली पर सिर रखकर सो गया। सोते सोते उसे लगा कि जैसे वह अपने गांव पहुंच गया है और उसकी माताजी उसे पुकार रही हैं। उसने स्पष्ट अपने कानों से सुना, निशीत, ओ निशीत, सो गए क्या बेटा? आओ उठकर कुछ खा लो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। आया मां, निशीत तुरंत बोला और वह कुर्सी पर से उठकर खड़ा हो गया। कमरे के साथ सटा हुआ बरामदा इस समय खुला हुआ था। निशीत ने शाम को ही आराम चौकी वहां खिसका दी थी। सोचा था सुबह वहीं बैठकर चाय पिएगा। अब उसे लगा कि मां उसी आराम चौकी में बैठी बैठी उसे आवाज दे रही है, खा लो बेटा, और कब तक तुम्हारी थाली लिए बैठी रहूं? निशीत को पढ़ते समय नींद आ गई थी तो उसने थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी झपकी ले ली, पर अभी वह हल्की नींद में ही था जब उसे अपनी माता का स्वर सुनाई दिया। मातृभक्त बेटा मां की पुकार को कैसे उपेक्षा करता भला। आंखें मलता हुआ वह उठ खड़ा हुआ, परंतु आंखें खोलते ही अंधकार ने उसका स्वागत किया। अरे ये क्या, कमरे की बत्ती को क्या हो गया? यहां इतना अंधेरा क्यों है? उसने तो सोने से पहले लाइट नहीं बुझाई थी। तब ओहो, याद आया, गैब्रियल बता रहा था कि इस इलाके में जब तब बत्ती चली जाया करती है, मतलब लोड शेडिंग हो गया है। धत्त। मां, आप 1 मिनट रुकिए, अभी आता हूं, कहकर उसने शेल्फ में से एक मोमबत्ती निकालकर जलाई। यह तो अच्छा हुआ कि कल सामान खरीदते समय उसने साथ में कुछ मोमबत्तियां भी रख ली थीं। प्रज्वलित मोमबत्ती के प्रकाश में वह बरामदे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन वहां उसकी मां कहां थी? उसने इधर देखा, उधर देखा, पर वे उसको न मिली। तब निशीत को पहली बार ध्यान आया कि मां तो गांव में है, यहां कैसे आ सकती है? फिर जो आवाज उसने सुनी थी वह किसकी थी? शायद कोई भ्रम हुआ होगा। नींद में कोई सपना देख रहा था मैं, जिसे हकीकत समझ बैठा, कहकर निशीत वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि किसी ने बहुत ही सुमधुर कंठ से उसे पुकारा। किसे ढूंढ रहे हो? चौंक कर निशीत ने आवाज की दिशा में देखा तो उसे वहां पर एक बहुत खूबसूरत तन्वी खड़ी दिखी। तुमने बताया नहीं, किसे ढूंढ रहे थे? अच्छा मैं बताऊं, कहीं मुझे तो नहीं? इतना कहकर वह लड़की खिलखिला उठी। उसके हंसते ही निशीत को ऐसा लगा कि मानो कहीं आसपास जल तरंग की कोई मीठी सी ध्वनि बज उठी हो। अचानक ऐसा आरोप सुनकर निशीत जरा सा झेंप गया। उससे कुछ भी कहते न बना। अरे शर्माओ नहीं, मान भी लो, तुम यहां पर नए हो क्या? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। क्या नाम है तुम्हारा? जी निशीत, शर्माता हुआ धीरे से वह बोला। और आपका? मेरा?
मेरा नाम है निष्ठा। तुम निशीथ और मैं निष्ठा। अरे, हमारे तो नाम भी मिलते जुलते हैं। बोलो, दोस्ती करोगे हमसे? निशीथ ने अपना सिर एक तरफ हिलाकर उसे अपनी सहमति दे दी। वह भी मन ही मन यही तो चाह रहा था। तो मिलाओ हाथ, कहकर निष्ठा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और निशीथ ने उसे छू लिया। परंतु छूते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। निष्ठा के हाथ बर्फ के समान ठंडे थे। निशीथ ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। अंदर आने को नहीं कहोगे? अरे यार, यूं सड़क पर खड़े खड़े ही बातें करें क्या? पहली बार तुम्हारे घर पर आई हूं और तुम हो कि... अरे आइए ना। सॉरी, मैं तो भूल गया। आइए आइए, यहां पर बैठिए, कहकर निशीथ अपनी आराम कुर्सी निष्ठा की ओर बढ़ा देता है और कमरे के अंदर से अपने लिए पढ़ने वाली कुर्सी खींचकर वहां पर ले आता है। आप अंदर तो नहीं बैठना चाहती ना? नहीं यार, यहीं पर ठीक है। बत्ती चली गई है तो अंदर गर्मी लगेगी। जैसा आप कहें, कहकर निशीथ वहीं निष्ठा के पास बैठ गया। मोमबत्ती की पीली सी मध्यम रोशनी में इस बार निशीथ ने निष्ठा को अच्छे से देखा। बड़ी बड़ी तरावट ली हुई कजरारी आंखें थीं उसकी। निर्मेद छरहरा बदन, काले घने घुंघराले केश जो इस समय एकल छोटी में गूंधे हुए थे, और वह छोटी एक काली नागिन के समान उसके भारी नितंबों पर डोल रही थी। क्षीण कटी और सुंदर, पतले आमंत्रण देते रसीले होंठ थे निष्ठा के। ऐसा लगता है कि सृष्टिकर्ता ने उसे बड़े फुर्सत से गढ़ा हो। वक्ष पर उभार ऐसा था कि जिसे देखकर कोई तपस्यारत साधु भी अपना चरित्र खो बैठे। फिर इतना सब कुछ होते हुए निशीथ जैसे 19 वर्षीय युवा हृदय के लिए निर्लिप्त बने रहना बड़ा ही मुश्किल काम था। उसके दिल में भयानक हलचल होने लगी। निष्ठा के बदन से इस समय उठती हुई भीनी भीनी खुशबू से निशीथ थोड़ी सी ही पहचान में मदहोश हो उठा। निष्ठा भी निशीथ की अवस्था को देखकर हौले हौले मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते समय उसकी मोतियों सदृश दांतों का हल्का सा आभास दिखाई दे गया। फिर वह लड़की कुछ गुनगुनाने लगी और मानो ताल ठोकती हुई अपनी छोटी को हाथ में लेकर दाएं बाएं हिलाने लगी। वातावरण इतना मायावी हो उठा कि निशीथ सब कुछ भूलकर सम्मोहित सा बैठा रहा। सच ही कहा था गैब्रियल ने, इस इलाके की छोरियां तो कमाल की खूबसूरत हैं। निशीथ को सहसा गैब्रियल द्वारा सुबह कही हुई वह बात याद आ गई। क्या सोच रहे हैं जनाब? निष्ठा होठों पर एक मनमोहक मुस्कान लाकर पूछी। यही कि आप कहाँ रहती हैं? यहीं पास में ही, और अब से आपके दिल में। अच्छा, आप क्या पढ़ती हैं, स्कूल में या कॉलेज में? कॉलेज, वही तुम्हारे कॉलेज के पास वाला कॉलेज है मेरा, लोरेटो। हम। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? अरे छोड़ो ना निशीथ, वह सब। ये बताओ, तुम्हें शहर कैसा लग रहा है? पूछती हुई निष्ठा उठकर निशीथ की कुर्सी के बाजू में आकर बैठ गई और उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहलाने लगी। निशीथ ने अपनी आंखें मूंद लीं और धीरे से बोला, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो निशीथ, आज मैं जाती हूं। मेरे घर वाले मुझे न पाकर शायद ढूंढ रहे होंगे, कहकर निष्ठा सहसा उठ खड़ी हुई और जाने लगी। फिर कब मिलोगी? कल। निशीथ हड़बड़ाकर आंखें खोल बैठा और लड़खड़ाती जुबान में पूछ बैठा, पर वह तो तब तक जा चुकी थी। इतनी जल्दी कैसे चली गई? अंधेरे में निशीथ को ठीक से कुछ दिखाई न दिया। निष्ठा के जाने के बाद निशीथ दुखी होकर बरामदे में ही बैठा रह गया कुछ देर तक। उसे उससे और भी ढेर सारी बातें करनी थीं। आखिर जब बहुत देर हो गई तो बेमन से वह कमरे के अंदर गया और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। इसी समय बिजली वापस आ गई। निशीथ उठा। उठकर घड़ी में समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। अरे, इतनी रात हो गई और मैं तो अब तक सोया भी नहीं। निशीथ जल्दी से बत्ती बुझाकर सो गया। सपने में भी वह निष्ठा को देखता रहा। अगले दिन शाम होते ही वह निष्ठा के आने का इंतजार करने लगा। निष्ठा ने कुछ बताया तो नहीं था कि वह फिर कब मिलेगी, पर निशीथ का दिल कह रहा था कि वह आज जरूर आएगी। उसने अपना दिल जो उसे दे चुका था। अगले दिन सुबह निशीथ की नींद बहुत देर से खुली। रात को 3 बजे के बाद वह सोया था और जब उसकी आंखें खुली तब तक दोपहर हो चुकी थी। इसके बाद वह कॉलेज नहीं जा पाया। जाकर भी क्या करता? ऑनर्स की उसकी सारी कक्षाएं सुबह को ही होती थीं।
जब से वह निष्ठा से मिला है, जाने क्या जादू किया है उस लड़की ने कि उसके बाद से उसके दिलो दिमाग पर केवल वही छाई हुई है। अलसाकर निशीथ बिस्तर पर से उठा और दैनिक कामकाज में जुट गया, लेकिन तब भी उसे केवल निष्ठा ही याद आती रही। रह रहकर एक ही ख्याल उसके मन में बार बार कौंध जाता था, फिर कब मिलूंगा उस लड़की से। पता भी नहीं बताया उसने अपना, वरना अभी भागकर पहुंच जाता उसके घर। सिर्फ एक नजर दूर से देखकर चला आता। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था, उसकी बेचैनियां भी बढ़ती जाती थीं। वह बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा। निष्ठा ने कल फिर आने का वादा तो नहीं किया था, पर निशीथ का दिल कहता था कि वह जरूर आएगी। परंतु निशीथ का अनुमान गलत साबित हुआ। निष्ठा उस रात को नहीं आई। शाम से ही कई बार बरामदे में जाकर निशीथ देख आया था, पर निष्ठा नहीं थी वहां। कई बार बाहर भीतर करने पर भी जब उसके दर्शन न मिले तो आखिर हार कर निशीथ अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। बाहर का दरवाजा बंद करने की सुध भी उसे न रही, परंतु आज बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसे बिल्कुल नींद न आई। तरह तरह के ख्यालात आने लगे। वह निष्ठा के मिलने न आ पाने के कारणों पर विचारने लगा। क्या वजह हो सकती है इसका? शायद उसके माता पिता ने मना कर दिया होगा। अगले ही पल उसके विचारों ने पलटा खाया और उसका आशंकित मन सोचने लगा, कहीं वह बीमार तो नहीं पड़ गई? कल देर रात तक बाहर रहने के कारण उसे जुकाम तो नहीं हो गया? ओह निष्ठा! अब निशीथ ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि उसकी निष्ठा को वे सही सलामत रखें। पल भर का मिलना और महज एक रोज की पुरानी मुलाकात में निष्ठा को वह अपना मान चुका था। पहला प्यार, जवानी के दिनों की उन्मादना ऐसी ही होती है शायद। पल भर में कोई अपना बन जाया करता है। फिर निशीथ के लिए यह तो पहला ही प्यार था, और प्रथम प्यार में थोड़ी उत्तेजना ना हो, तड़प ना हो, या फिर किसी के अच्छे बुरे का ख्याल ना हो, यह कैसे संभव हो सकता है? रात्रि जागरण के बाद अगले दिन जब वह अपनी कक्षाओं में गया तो उसकी आंखें लाल थीं। कुछ तो रोने के कारण और कुछ रात भर न सो पाने के कारण। ऐसा लगता था कि जैसे कोई नशेड़ी मैखाने से सीधे चला आ रहा हो। उसे देखते ही उसके सहपाठी होंठ दबाकर हंसने लगे। लड़कों के बीच शीघ्र ही निशीथ को लेकर कानाफूसियां आरंभ हो गईं। इसके बाद पहली ही कक्षा के बीचों बीच निशीथ डेस्क पर सिर रखकर सो गया। उसकी खर्राटों की आवाज बार बार जब डॉ राय के पढ़ाने में बाधा डालने लगी तो मजबूरन प्रोफेसर साहब ने उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया। कक्षा समाप्त होते ही उसका दोस्त गैब्रियल भागा हुआ उसके पास आया और पूछा, अरे निशीथ, ये क्या हाल बना रखा है अपनी? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? निशीथ उसे देखने लगा पर कुछ जवाब नहीं दे पाया। उसने एक बड़ी सी जम्भाई ली और दीवार पर सिर टिका दिया। गैब्रियल ने परिस्थिति खराब समझकर निशीथ को टैक्सी में उसके घर छोड़ दिया। घर आते ही निशीथ बिस्तर पर पसर गया और गहरी नींद में सो गया। गैब्रियल ने उसकी कलाई की नाड़ी पकड़कर देखी। बुखार तो नहीं है इसे? फिर क्या हुआ? चलो, सो रहा है तो अभी सोने देते हैं, शाम को कक्षाओं के बाद दोबारा आकर पूछ जाऊंगा। शाम तक निशीथ बिल्कुल फिट हो गया था। 2-3 घंटे सोने के बाद वह वापस अपने स्वाभाविक मिजाज में आ गया था। उसने गैब्रियल को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। इसके बाद वह उससे इधर उधर की बातें करता रहा। अब निशीथ चाह रहा था कि गैब्रियल जल्दी वहां से चला जाए ताकि वह निष्ठा के बारे में सोच सके। जल्दी खाने पीने से निपटकर आज निशीथ किताब लेकर बरामदे की आराम कुर्सी पर लेटे लेटे पढ़ता रहा। उसे उम्मीद तो नहीं थी, पर लगा कि अगर उसकी किस्मत अच्छी हो तो कहीं निष्ठा इधर से गुजरती हुई नजर आ जाए। अब वह निष्ठा को एक नजर देखने के लिए बावला हो रहा था। पता नहीं कब पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें आज भी लग गई थीं। अपनी छाती पर खुली हुई किताब रखकर वह सो गया था। गर्मियों के दिन थे, बीच बीच में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे उसे अनायास ही नींद आ गई थी। परंतु बाहर मच्छर भी बहुत थे, साथ ही कुछ कीड़े मकोड़े भी। एक कीड़े के डंक मारने से उसकी नींद टूट गई। उसने आंखें खोली तो पाया कि दोबारा उस दिन की तरह लोड शेडिंग हो रखी थी। बत्ती जाने का अंदेशा तो पहले से ही था, इसलिए निशीथ ने अपनी आराम कुर्सी के पास टॉर्च लाकर रख दी थी।
अब उसे जलाकर वह कमरे में जाने को हुआ तो किसी उजली हुई चीज पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और वह चौंक गया। ध्यान से देखा तो बरामदे के कोने पर निष्ठा खड़ी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। आज वह एक उजली साड़ी पहनकर आई थी और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और कामुक लग रही थी। निशीथ कमरे में जाने को हुआ, परंतु निष्ठा को देखकर उसके कदम वहीं पर ठिठक गए। फिर वह दौड़कर निष्ठा के पास गया और बलपूर्वक उसे अपनी बाहों में भींच लिया और बोला, कहां थी तुम? कल क्यों नहीं आई मेरे पास? मैं रात भर तुम्हारा इंतजार करता रहा। निष्ठा ने धीरे से उसे अपने से अलग किया। फिर वह फुसफुसाते स्वर में बोली, अरे मुझे कैसे पता होगा कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? वैसे क्यों कर रहे थे मेरा इंतजार? निष्ठा, इस तरह मुझे सताया मत करो। तुमसे रोज मिलना चाहता हूं। तुम नहीं आती हो तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती। पर क्यों भला? बोलो। निशीथ, तुम्हें चाहने लगा हूं निष्ठा, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। बोलो, तुम रोज आओगी मुझसे मिलने? वादा करो। ये कहते हुए निशीथ ने लपक कर निष्ठा का हाथ पकड़ लिया। पर निशीथ, अगर मेरे घर वाले मुझे यहां आने न दें तो? इतना सुनते ही निशीथ निष्ठा के पैरों के पास जमीन पर एक याचक की भांति हाथ जोड़कर बैठ गया और उसे मनाने की कोशिश करने लगा। जिस निशीथ ने आज तक कभी किसी के आगे सिर न झुकाया था, वही आज एक रमणी के प्रेम में इतना पागल हो गया था कि उसके कदमों पर बैठकर गिड़गिड़ाने में भी उसे कोई लज्जा न आई। प्रेम है ही ऐसी वस्तु, अच्छे अच्छों को बदल कर रख देता है। इसके बाद निष्ठा और निशीथ रोज रात को मिलने लगे। हर रोज रात के 12 बजे के बाद निष्ठा निशीथ के पास आती और गिरिजा की घड़ी जब 4 बार घंटी बजा देती तो वह लौट जाया करती थी। नित्य का यही क्रम चलता रहा, यही कोई अगले 6-8 महीने तक। अब निशीथ निष्ठा के प्रेम में पूरी तरह से पागल हो गया था। वैसे पागल कहने से उसकी स्थिति का शायद सही आकलन न हो, सो कहना यह चाहिए कि वह उन्माद हो चुका था और उन्मत्त हरकतों पर उतर आया था। निशीथ कभी कभी अकेले में हंस पड़ता था तो कभी वह अपने आसपास तितलियों को उड़ते हुए देखता था। कभी वह कुछ न करता और शांत भाव से बिस्तर पर लेटे लेटे छत की सीलिंग को ताका करता था। कॉलेज जाना तो लगभग उसने छोड़ ही दिया था, और जाता भी कैसे? पूरी रात जगने के बाद सुबह उठ पाना उसके लिए असंभव था। अपने इलाके के लोगों से भी मिलना जुलना उसने छोड़ दिया था। बिना प्रयोजन वह आजकल कमरे से बाहर नहीं निकलता था। रात के समय की बात अलबत्ता कुछ अलग थी। कॉलेज के प्रोफेसर और उसके सहपाठी भी अब उसका चेहरा भूलने लगे थे। केवल उसका एकमात्र दोस्त ग्रैबरियल ही ऐसा था जिसे उसकी भले बुरे की फिक्र थी। वही उसकी खबर लेने उसके घर आ जाया करता था, परंतु वह जब भी आता दोपहर के बाद ही आ पाता, क्योंकि ग्रैबरियल को कॉलेज भी जाना होता था। और तब तक निशीथ अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ चुका होता था। वह ग्रैबरियल के घर आने पर उसे खिलाता पिलाता और उसके साथ हंसी मजाक करता था। लेकिन ग्रैबरियल के लाख पूछने पर भी वह निष्ठा के बारे में उसे कुछ नहीं बताता था। निष्ठा ने उससे एक प्रकार का वादा लिया था कि निशीथ निष्ठा से अपनी प्रेम कहानी पूरी दुनिया से छिपा कर रखेगा। हां, निष्ठा ने इसकी एक वजह भी बताई थी कि अगर उसके घर वालों को इस बात की भनक लग जाएगी तो वे कभी उसे निशीथ से मिलने नहीं देंगे, क्योंकि वे प्रेम संबंधों के सख्त खिलाफ हैं। निशीथ भला इतना बड़ा जोखिम कैसे मोल लेता? अब तो निष्ठा से मिले बिना वह एक दिन भी नहीं रह सकता था। निशीथ ने निष्ठा से कई बार आग्रह किया था कि वह दिन के समय उससे मिलने आया करे ताकि वह सुबह कॉलेज जा सके, परंतु निष्ठा की एक ही रट थी, घर वालों के सो जाने के बाद ही चुपके से घर से निकलकर तुमसे मिलने आ पाती हूं। वे जान जाएंगे तो कभी ना आने देंगे। बात में दम तो था। इसके बाद निशीथ ने उसे कहना छोड़ दिया था। अब निष्ठा और निशीथ रात को बाहर भी जाने लगे थे। कभी वे सामने वाले पार्क में जाकर बैठते थे तो किसी दिन खुले मैदान में, दूसरे दिन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सुनसान सड़कों पर निकल जाया करते थे। रात की कलकत्ता नगरी इतनी खूबसूरत और मायावी लगती है, यह निशीथ को कभी पहले मालूम न था। एक दिन निष्ठा उसे नोना पुकुर ट्राम डिपो पर लेकर गई।
निशीथ यद्यपि कई महीनों से कलकत्ता रह रहा था, परंतु अब तक उसने ट्राम की सवारी नहीं की थी। रात के 12 बजने के कुछ बाद वे दोनों वहां पहुंचे थे। तब तक दिन की आखिरी ट्राम निकल चुकी थी, परंतु उन लोगों की किस्मत अच्छी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक खाली ट्राम कहीं जा रही है, शायद अपने डिपो पर लौट रही थी, और वे दोनों मंथर गति से चलने वाली उस ट्राम पर कूदकर चढ़ गए। इसके दोनों फर्स्ट क्लास में पास पास की सीट पर बैठ गए थे। निशीथ को अब निष्ठा के शरीर की गर्माहट महसूस होने लगी थी। धीरे धीरे उसके लहू में डोपामिन की मात्रा के बढ़ने से उत्तेजना बढ़ने लगी थी। वह शरीर पर से अपना नियंत्रण खोने लगा था। धीरे धीरे निष्ठा के होंठ निशीथ के करीब आते चले गए। इसके बाद दोनों एक दूसरे में खो गए। वक्त का कुछ पता ही न चल पाया उन दोनों को। निशीथ धीरे धीरे अपना होश खोता चला गया। उस रात को निशीथ घर कैसे आया, यह वह अगले दिन याद न कर पाया। शायद निष्ठा ही उसे घर पर छोड़ गई थी। उस लड़की को इस शहर का चप्पा चप्पा मालूम है। अगले दिन दोपहर को वह मोहाविष्ट सा बिस्तर से उठा और यंत्र चालित सा सारा काम निपटाने लग गया। एक दिन निशीथ का मौसेरा भाई गांव से उसके पास रहने को आया और अगले 2 दिन तक निष्ठा उससे मिलने न आई। पता नहीं निष्ठा कैसे सब जान जाती है। शायद वह इस घर पर दूर से नजर रखी हुई है, इसलिए निशीथ की एक एक बात की वह खबर रखा करती है। पर तीसरे दिन निशीथ की बेचैनी फिर बढ़ने लगी। जैसे ही रात को राणा सो गया, निशीथ चुपके से बरामदे के रास्ते से खिसक गया और आकर पार्क की एक बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे किसी के जोर से दीर्घ श्वास छोड़ने की आवाज सुनाई दी। निशीथ ने बढ़कर देखा तो निष्ठा एक दूसरी बेंच पर सिर पर हाथ धरे बैठी थी। अरे निष्ठा, तुम यहां? घर क्यों नहीं आई? निशीथ उसे पहचान कर तुरंत उसके पास जाकर बोला। निशीथ की ओर मुंह फेर कर निष्ठा बोली, निशीथ, मैं तुम्हारे कमरे तक जाकर लौट आती थी रोज। तुम्हारा भाई आया है ना, सो मैंने सोचा कि तुम व्यस्त होंगे, इसलिए तुम्हें बुला नहीं पाई। यहां आकर बैठी रही, इस उम्मीद से कि शायद तुम कभी बाहर आओगे। निष्ठा के इस एकनिष्ठ प्रेम पर निशीथ का दिल भर आया। यह लड़की उसे इतना चाहती है कि उसके लिए सारी सारी रात वह अकेली इस सुनसान पार्क में बैठी रही। इतना सोचकर निशीथ बहुत भावुक हो उठा और निष्ठा को अपनी बाहों में भर लिया। फिर निशीथ ने निष्ठा के मुखड़े पर चुम्मियों की बरसात करनी शुरू कर दी। अगले दिन निशीथ ने उल्टा पुल्टा कहकर अपने भाई राणा को गांव वापस भिजवा दिया। राणा को यह सब बड़ा अजीब लगा। वह तो कुछ दिनों के लिए कलकत्ता शहर में रहने आया था। उसकी हाई स्कूल की इम्तिहान समाप्त हो गई थी, तो वह मस्ती करने के उद्देश्य से कलकत्ता घूमने आया था। इतनी जल्दी वापस जाने को वह तैयार न था, पर दूसरा कोई उपाय भी न था अब उसके पास। राणा ने गांव वापस जाते ही निशीथ की माताजी को जाकर सब कुछ बता दिया कि निशीथ कैसे आजकल बड़ी अजीब हरकतें करता है। निशीथ की माताजी ने धैर्यपूर्वक एक एक कर सारी बातें राणा से सुनी। फिर वे कुछ न बोली, किसी गहरी सोच में डूब गई। इधर निशीथ ने हालांकि गैब्रियल से निष्ठा के बारे में कुछ न कहा था, परंतु तब भी गैब्रियल को निशीथ पर शक हो गया था। निशीथ को इस समय देखकर कोई भी यह कह सकता था कि उसकी हालत स्वाभाविक मनुष्य जैसी नहीं है। सो गैब्रियल ने तहकीकात करने की सोची। इधर कॉलेज की वार्षिक परीक्षा नजदीक आने लगी थी। इस तरह कुछ दिन और चलता रहा तो निशीथ के लिए पास करना मुश्किल था। सारे प्रोफेसर उससे नाराज थे। आसपास पूछकर गैब्रियल को कोई खास जानकारी हासिल न हुई। निशीथ जब से इस इलाके में रहने आया था, तब से उसने किसी से मेलजोल न बनाई थी। वह अपने आप में मग्न रहने वाला जीव था, अतः इस इलाके में उसका कोई ऐसा दोस्त न था जिसे उसके बारे में ठीक ठाक पता हो। पड़ोसी भी उसे कम ही देख पाते थे, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कि निशीथ घर से बहुत कम निकलता था और निष्ठा के साथ जब भी वह बाहर जाता था तब तक आधी रात बीत चुकी होती थी। उस समय निशीथ का पूरा इलाका नींद की आगोश में हुआ करता था, सो कोई भी उसे बाहर निकलते हुए न देख पाता था। गैब्रियल ने इस घर की कुछ बदनामी पहले भी सुन रखी थी, तभी वह निशीथ को यह कमरा लेने से मना कर रहा था, परंतु वह निश्चित रूप से इस बारे में कुछ नहीं जानता था।
लेकिन उसका मन कहता था कि उसका दोस्त जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। सो उसने अपनी जासूसी जारी रखी। दिन के समय निशीथ बिल्कुल स्वाभाविक रहता था। सो गैब्रियल ने सोचा कि हो ना हो रात को ही जरूर कुछ बात होती होगी। उसने 2-3 रात तक निशीथ के घर के बाहर पहरेदारी करनी शुरू कर दी। पहले 4 दिन तक तो गैब्रियल को कुछ भी अस्वाभाविक वहां न दिखाई दिया। केवल मच्छरों की टोली ने उसका हाल खराब कर रखा था। उन्होंने काट काट कर गोरे गैब्रियल को लाल टमाटर की तरह बना दिया था। 5वें रात को उसे निशीथ के कमरे में से किसी लड़की की हंसी की आवाज सुनाई दी। गैब्रियल निशीथ की खिड़की के बाहर खिसक आया और दम साधे खड़ा हो गया। इसके कुछ ही देर बाद उसने निशीथ और निष्ठा को एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहीं जाते हुए देखा। अब गैब्रियल को सारा माजरा समझ में आ गया था। अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास अलीपुर स्थित नेशनल लाइब्रेरी का जब द्वार उन्मोचन हुआ तो पाठकों में जो सबसे पहले अंदर गया उसे आप सभी जानते हैं। वह है हमारा पूर्व परिचित निशीथ का परम मित्र गैब्रियल। गैब्रियल करीब 1 घंटे पहले यहां पहुंच गया था और सड़क पार फुटपाथ पर खड़ा इस लाइब्रेरी के द्वार खोलने का इंतजार कर रहा था। कल रात को उसने निशीथ के घर जाकर जो देखा था उससे उसके मन में एक धारणा जन्म ले चुकी थी, परंतु वह धारणा सच थी या नहीं, इस हेतु कुछ पुख्ता सबूतों को इकट्ठा करने की चाहत उसे आज सुबह सुबह नेशनल लाइब्रेरी तक खींच ले आई थी। कलकत्ता में बेलवेडियर एस्टेट अलीपुर में स्थित यह नेशनल लाइब्रेरी लगभग 125 वर्ष पुरानी है। यह ब्रिटिश काल में निर्मित की गई थी, जिसका पूर्व नाम इंपीरियल लाइब्रेरी था। इसमें देश भर में सबसे ज्यादा करीब 2.2 मिलियन पुस्तकों का संग्रह है। एक और खास बात जो इस लाइब्रेरी की है वह है कि यहां पर एक अनुभाग ऐसा भी है जहां आपको आज तक जितने भी नामी गिरामी अखबार प्रकाशित हो चुके हैं उनका एक पूरा संग्रह उपलब्ध है। चाहे आप कितना भी वर्ष पुराना अखबार देखना चाहें, यहां के लाइब्रेरियन को तारीख बताने पर वे आपको तुरंत निकाल कर दे देंगे। इतनी सुंदर व्यवस्था है यहां कि आपको बिल्कुल भी खोजना ना पड़ेगा। बहुधा पत्रकार और शोधार्थी यहां पुराने समाचारों और समाचार पत्रों की तलाश में आते हैं। यह कहानी उस समय की है जब लोग समाचार पत्र पढ़ने लाइब्रेरी जाया करते थे। आजकल गूगल बाबा के आविष्कार के बाद इसकी जरूरत भी कहां पड़ती है। बहरहाल आज गैब्रियल का गंतव्य भी उन्हीं पुराने समाचार पत्रों के अनुभाग ही था। उसने यहां आकर कई महीने पुराने समाचार पत्रों को टटोलना शुरू किया, फिर कई वर्ष पुराने समाचार पत्रों को भी निकाल कर देखा। इसके बाद उसने अपने मतलब के कुछ अखबारों को छांट कर अलग कर लिया। कुछ समाचार पत्रों की क्लिपिंग की नकल उसने लाइब्रेरी के ही दूसरे अनुभाग में जाकर करवा ली। यह सब करने में गैब्रियल को कोई 2 से 3 घंटे लग गए। लाइब्रेरी से निकलकर गैब्रियल सीधे निशीथ के मकान मालिक रमेन बाबू के पास पहुंचा। उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे। रमेन बाबू इस समय ड्यूटी से आकर लुंगी और बनियान पहने जमीन पर पलथी मारे बैठे मध्याह्न भोजन कर रहे थे। गैब्रियल सीधे ही उनके घर के अंदर घुस आया और रमेन बाबू की गर्दन को पकड़ लिया। पहले खूब गालियां देकर फिर समाचार कतरनों की नकलें उन्हें दिखाकर बोला, आपने हमें यह सब पहले क्यों ना बताया था? बताइए, कितने छात्रों की जिंदगी ऐसे बर्बाद कर चुके हैं, इस तरह का धंधा करते हैं मासूमों की जिंदगी के साथ। घटना इतनी अप्रत्याशित थी और समाचार कतरनों के सबूत आंखों के सामने होने पर रमेन बाबू के मुंह से सहसा झूठ नहीं निकल पाया। अपने परिवार के सामने होने के कारण भी उन्होंने गैब्रियल के आगे सच कबूल कर लिया कि उनके उस मकान में एक प्रेतिनी की साया है, जिसके बारे में उन्हें पहले से ही पता है और वह पहले भी कई लड़कों का सर्वनाश कर चुकी है। गैब्रियल ने उन्हें बताया कि अब वह प्रेतिनी निशीथ का सर्वनाश करने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है। उसने कल रात को अपनी आंखों से देखा है। गैब्रियल रमेन बाबू से वहां से निकलकर अपने घर गया। फिर आधी रात को वह निशीथ पर नजर रखने के उद्देश्य से उसके घर तक चलकर गया। इस बार उसे ज्यादा दूर न जाना पड़ा और उसने निशीथ एवं निष्ठा को पार्क के एक बेंच पर बैठा हुआ पाया। चारों ओर रात का घना अंधकार छाया हुआ था और ऐसी ही निश्चित रात देर रात
में दोनों प्रेमी अपने आसपास को बिसार कर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले किसी और ही दुनिया में रमण कर रहे थे। गैब्रियल इसके बाद वहां रुका नहीं सका। उसे पता चल गया था कि इस समय निशीथ को कुछ भी कहना बेकार होगा। वह यकीन ही नहीं करेगा, फिर सब कुछ जान लाने पर निष्ठा तुरंत ही उसे मार न डाले। इस आशंका को दिल में थामे वह गैब्रियल अपने घर वापस आ गया। अब जो भी करना था बहुत सोच समझ कर करना था। उसकी दोस्त की जिंदगी दांव पर लगी थी। उसे बचाना अब उसका अहम कर्तव्य था। घर पहुंचकर गैब्रियल ने निशीथ के जीजाजी को एक लंबा पत्र लिखा। उस पत्र में गैब्रियल ने निशीथ की वर्तमान स्थिति, उसके निष्ठा के चंगुल में फंसने का विस्तृत ब्यौरा लिख भेजा और उन्हें इस समय एक बार कलकत्ता पधारने के लिए अनुरोध भी किया। साथ ही गैब्रियल ने यह भी ताकीद कर दी थी कि अब भी निशीथ की माताजी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे व्यर्थ में चिंतित होंगी। निशीथ अपने बासा में जाने से पहले गांव से पत्र व्यवहार के हेतु गैब्रियल के घर का पता इस्तेमाल किया करता था। इसी कारण गैब्रियल के पास निशीथ के जीजाजी का पता पहले से सुरक्षित था। पत्र पोस्ट करते ही निशीथ के जीजाजी चित्तरंजन बाबू अगले ही दिवस की पहली गाड़ी पर चढ़ बैठे थे। उन्होंने घर में सिर्फ इतना कहा था, बहुत दिन हुए निशीथ से नहीं मिला हूं, आजकल उसकी बहुत याद आने लगी है। न जाने वह बच्चा कैसा होगा, जरा कुछ दिनों के लिए उसके पास रहकर आता हूं। परंतु पता नहीं कैसे निशीथ की जननी को कुछ दुर्घटना का आभास हो चुका था। आखिर गर्भधारिणी माता जो थी, वह निशीथ की, बच्चा तकलीफ में हो और मां को इसकी खबर ना हो, ऐसा कहां तक संभव था, खासकर अपने जिस बेटे पर उनकी जान बसा करती थी। अतः जब वे स्टेशन तक अपने जामाता को छोड़ने आई तो कपड़े की छोर से अपने आंसुओं को बराबर पोंछे जा रही थी। गाड़ी छूटने से पहले अचानक उन्होंने अपने दामाद का हाथ पकड़ लिया और अश्रुपूरित नेत्रों से उससे बोली, चित्तो बेटा, निशीथ इस वंश का इकलौता चिराग है, जैसे भी हो उसे सही सलामत मेरे पास लौटा लाना। आप चिंता न करें मां जी, सब ठीक होगा। निशीथ के जीजाजी चित्तो बाबू कलकत्ता पहुंचकर निशीथ से मिलने न गए। वे सीधे गैब्रियल के घर जाकर रुके। गैब्रियल ने उन्हें अपने पत्र द्वारा ऐसा ही करने का अनुरोध किया था। अतः चित्तरंजन ने भी आगामी कुछ दिनों के लिए गैब्रियल के घर पर ही रुकने का फैसला किया था। स्नान के उपरांत भोजन करके जब वे उठे तो चित्तरंजन ने अपनी थकान मिटाने के लिए थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी निद्रा ले लेना उचित समझा। बुद्धिजीवी आदमी थे, दिमागी कसरत कर सकते थे, पर उसी अनुपात में कायिक श्रम उनसे ना हो पाता था। उम्र भी अब उनकी 40 के उस पार ढल चुकी थी। साथ ही शरीर भी काफी भारी भरकम था। फिर रेल का सफर काफी थकाने वाला था। अतः अब बिना सोए उनकी बुद्धि काम न करने वाली थी। सोकर जब वे उठे तो चित्तो बाबू ने गैब्रियल को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ बैठकर आगामी योजना यानी कि निशीथ को उस प्रेतिनी के चंगुल से छुड़ाने की प्रक्रिया पर मशविरा करने लगे। सर्वप्रथम तो उन्होंने गैब्रियल से सविस्तार सारी घटना जाननी चाहिए। फिर वे यह जानकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे कि रमेन बाबू सब पहले से ही जानते थे। तब वे आनन फानन में कुछ फैसला करके गैब्रियल को साथ लेकर रमेन बाबू के घर चले। वहां पहुंचकर चित्तो बाबू ने सीधे रमेन बाबू को संबोधित करके कहा, जानते हैं, आपके इस कृत्य के लिए मैं आपको पुलिस के हवाले कर सकता हूं। आपको पैसों का इतना मोह था तो मुझसे कहते, मेरे बच्चे को ख्वामखा उस प्रेतिनी के हाथों में क्यों सौंपा आपने? चित्तो बाबू की रुद्र मूर्ति को देखकर रमेन बाबू उनके सामने डर के मारे गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने उनसे माफी मांगी और आगे से निशीथ की मदद करने का हर तरह का आश्वासन दिया। इसके बाद तीनों जने निशीथ से मिलने उसके घर गए। उस समय दिन के करीब 3-4 बज रहे थे। निशीथ घर पर ही था और जगा भी हुआ था। उसने कुछ किताबें मेज पर फैला रखी थीं, परंतु उन्हें पढ़ने के बजाय वह अपना सबसे पसंदीदा काम कर रहा था, यानी लेटे हुए छत की सीलिंग निहार रहा था। ऐसा करते हुए वह निष्ठा के साथ अपने दिवा स्वप्नों में अक्सर खोया रहता था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। निशीथ ने उठकर दरवाजा खोला, परंतु जीजाजी को सामने देखकर सकपका गया।
काफी समय हुआ था निशीत ने घर से पत्र व्यवहार करना भूल गया था। उसे लगा कि जैसे मां ने उसकी खोज खबर लेने के लिए ही जीजा जी को यहां पर भेजा है। परंतु साथ में रमेन बाबू और गैब्रियल क्यों हैं? और इन तीनों का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या खिचड़ी पक रही है इन तीनों में? कई सारे सवाल निशीत के मन में एक साथ ही उठे। फिर भी उसने उन तीनों का उचित आदर सत्कार करके उन्हें घर के अंदर लाकर बिठाया। कुछ देर की निस्तब्धता के बाद चित्तू बाबू ने सबसे पहले कहना शुरू किया। उन्होंने यहां आने के बाद इस कमरे के बारे में जो भी जानकारी हासिल की थी वह सब निशीत को एक एक करके कह सुनाया। रमेन बाबू ने भी अपना सिर झुकाकर उनका समर्थन किया। गैब्रियल ने तब अपने साथ लाए हुए समाचार पत्रों के कतरनों को निशीत को दिखाया, लेकिन निशीत को इसके बाद भी कुछ विश्वास न हुआ। निष्ठा इतनी सुंदर और कोमल नारी है और वह प्रेतिनी? असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोगों को जरूर कोई धोखा हुआ है, उसने कहा। गैब्रियल काफी होमवर्क करके आया था। वह अपने दोस्त को बचाने को बद्धपरिकर था। उसने उन घरों को ढूंढकर निकाला था जिन घर के बेटों पर निष्ठा ने पहले भी अपना निशाना साधा था। गैब्रियल उनके घर घर जाकर पीड़ितों के परिवारों से बातचीत भी की थी, उनका दुख भी बांटा था। इस समय वह निशीत और सभी को ऐसे ही एक परिवार से मिलवाने ले गया। उस परिवार की कहानी सुनकर निशीत बिल्कुल चौंक उठा। यह तो उसी की कहानी है, हूबहू एक समान। निष्ठा हमेशा रात के अंधेरे में आती है और जैसे ही वह आती है बत्तियां गुल हो जाती हैं। वह धीरे धीरे इस लड़के के वैसे ही करीब आई थी जैसा कि उसने निशीत के साथ भी किया था। निशीत अब कुछ कुछ हकीकत से रूबरू होने लगा था, लेकिन वह सच जानकर बहुत घबरा गया। इसके बाद वह अपने चेहरे को दोनों हथेलियों से ढककर रोने लगा। इस समय इन तीनों सज्जनों ने मिलकर निशीत की हौसला बढ़ाई। इन्होंने उसे यकीन दिलाया गया कि वे सब निशीत की रक्षा में कोई कसर न छोड़ेंगे और उसके साथ ऐसा कुछ कभी होने न देंगे। सांत्वना देने के बाद निशीत को उसके जीजा जी और गैब्रियल घर तक छोड़ने आए। रमेन बाबू बीच में ही अपने घर चले गए थे, परंतु जाने से पहले वे कहकर गए थे कि उनकी जान पहचान में एक ऐसा ओझा है जो भूत प्रेतों को भगाना जानता है। उनसे पूछकर वे निशीत की मदद करने की हर संभव कोशिश करेंगे। निशीत को सबने कहा कि जब तक कोई दूसरा उपाय न निकल आता है तब तक उसे निष्ठा के साथ अपने प्रेम का नाटक जारी रखना पड़ेगा। उसे किसी तरह भी पता नहीं चलना चाहिए कि निशीत अब उसके बारे में सब कुछ जान गया है, वरना निशीत के प्राणों को खतरा हो सकता है। इस तरह निशीत को समझा बुझाकर चित्तो बाबू और गैब्रियल घर को लौट आए थे। रात को जब निष्ठा आई तो निशीत उसे देखकर एक बार तो भय से थर थर कांप उठा। बुखार से उसका सारा बदन तपने लगा था। फिर भी किसी तरह उसने निष्ठा का हंसकर स्वागत किया। इसके बाद वे दोनों पार्क में जाकर बैठे। निष्ठा कोई किस्सा सुना रही थी और खिलखिल कर हंस रही थी, परंतु निशीत से आज कुछ भी सुना नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद वह बेहोशी की हालत में वहीं पर गिरने को हुआ तो निष्ठा ने उसे पकड़ लिया। फिर उसे बीमार देखकर धीरे से उसके घर पर छोड़कर चली गई। बुखार की गोली खाकर जब अगले दिन उसका ज्वर उतरा तो रमेन बाबू उसके पास आए और बोले, राम ओझा से कल मेरी बात हुई है। वे आपसे आज ही एक बार 2 बजे के करीब मिलना चाहते हैं। निशीत ओझा के घर जाने को सम्मत हुआ। उसका साथ देने को गैब्रियल और चित्तो बाबू भी आ गए थे। अगली रात को निष्ठा आई तो उसने सबसे पहले निशीत के माथे पर हाथ रखकर यह देखने की कोशिश की कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। कल जब वह निशीत को छोड़कर गई थी तो वह बुखार से बेहोश हो रहा था, परंतु निष्ठा का स्पर्श पाते ही निशीत 2 कदम पीछे हट गया। कौन हो तुम? यहां पर क्यों आई हो? उसने अचानक निष्ठा से यह सवाल पूछा। ये क्या कह रहे हो निशीत? मुझे नहीं पहचान रहे हो क्या? मैं हूं तुम्हारी अपनी निष्ठा। निष्ठा हैरानी से उसे ताकती हुई बोली। फिर सहज बोली, बुखार तो नहीं है इसे, फिर ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं भंग का गोला तो ना खा लिया है इसने? पर वह इतने जोर से बोली थी कि वे शब्द निशीत के कानों में भी पड़ गए थे। अतः उसने इसका जवाब दिया, मेरी निष्ठा तो अभी अभी यहां से गई है।
वह बोली थी कि घर पर कोई बीमार है, इसलिए उसे जल्दी घर जाना होगा। अरे निशीत, क्या बात कर रहे हो? मैं तो अभी अभी ही आई हूं। निष्ठा अब भी माजरा कुछ समझ नहीं पाई थी। क्या तुम अभी आई हो? तो वह कौन थी फिर? बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी, ऐसा ही काला तिल था उसकी ठुड्डी पर भी। इतना सुनकर निष्ठा बड़ी सोच में पड़ गई। वह मन में विचारने लगी, इस इलाके की भूतनी तो मैं ही हूं, और तो किसी को देखा कभी नहीं यहां पर। हां, वह मल्लिक बाजरार में पीपल के पेड़ पर जो प्रेतनी रहती है वह बड़ी शैतान है। दूसरे इलाके में घुसकर औरों का शिकार छीन लेती है। कहीं वह तो नहीं है? निष्ठा अभी अपने इन्हीं विचारों में मग्न थी कि निशीत ने जोर से उसका आलिंगन कर लिया और बोला, निष्ठा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बचाओ मुझे। शायद कोई और है जो मुझे तुमसे छीनने की कोशिश कर रही है। वह जरूर हमारे बारे में सब कुछ जान गई है, तभी तुम्हारा रूप धरकर वह मेरे पास आई थी। और देखो, यह कितनी चालाक है। तुमसे पहले यहां पर आई ताकि मैं तुम पर शक कर सकूं, हमारा रिश्ता खराब हो जाए। ओ निष्ठा, मेरी प्यारी निष्ठा, बोलो ना, अब मैं क्या करूं? उस शैतानी को कैसे अपने से दूर रखूं? मैं अदना सा इंसान, तुम कुछ करो ना। बहुत डरे हुए स्वर में निशीत ने निष्ठा से यह सब कहा। एक उपाय है, परंतु क्या तुम ऐसा कर पाओगे? काफी सोचने के उपरांत निष्ठा बोली, निष्ठा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। क्या है वह उपाय, बताओ मुझे। दृढ़ स्वर में निशीत बोला, बेकबागान के पास एक जंगल है, बहुत ही घना जंगल। उसमें एक पेड़ है जिसके पत्ते और खाल में वह गुण है जो सारे भूत प्रेतों को दूर भगा दे। जो भी व्यक्ति उसे धारण कर ले, कोई भी भूत प्रेत उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर तुम उस पेड़ के पत्ते और उसके बलकल पेड़ की खाल को धारण कर लोगे तो वह मेरी सौत कभी तुम्हारे पास भी नहीं आ पाएगी। केवल जब मैं तुम्हारे पास आऊं तब तुम्हें उसे खोलकर रख देना होगा। निष्ठा एक ही श्वास में इतने सारे वाक्य कह चुकने के बाद अब जरा हांफने लगी थी। मैं तैयार हूं निष्ठा, सब कुछ करने को तैयार हूं, केवल तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा, निशीत बोला। ओ मेरे प्यारे निशीत, जानती हूं कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, निष्ठा बोली। अच्छा निष्ठा, मगर उस पेड़ को मैं पहचानूंगा कैसे? उस पेड़ को दूर से ही उसके खुशबू के द्वारा पहचाना जा सकता है। अच्छा, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, दूर से दिखा दूंगी तुम्हें वह पेड़, निष्ठा ने उत्तर दिया। तो चलो ना, जल्दी से तोड़ लाते हैं हम उसके पत्ते, निशीत बोला। नहीं निशीत, आज नहीं, अमावस की रात को वहां जाना पड़ता है, तब जाकर वह बूटी काम करता है। परसों अमावस है, तब जाएंगे। परसों इसी समय तुम नहा धोकर एक नई धोती पहनकर तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी, निष्ठा ने उत्तर दिया। अच्छा, तब ठीक है, निशीत बोला, तो उसी दिन चलेंगे। और सुनो निशीत, अब भोर होने वाली है तो मैं आज चलती हूं, कल नहीं आऊंगी मैं, सीधे परसों आधी रात के समय आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगी। तुम तैयार रहना। और सुनो, मेरी वह सौत अगर कल तुमसे मिलने आए तो उससे बात मत करना, निष्ठा चिंतित स्वर में बोली। अरे निष्ठा, तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो क्या? तुमने जो भी कहा मैं वैसा ही करूंगा। 2 दिन बाद अमावस की रात के ठीक 12 बजे निशीत के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह निष्ठा ही थी। इधर निशीत भी नहा धोकर नई धोती कुर्ता पहनकर पहले से ही तैयार बैठा था। निष्ठा के आते ही दोनों उस अरण्य की दिशा में चल पड़े। वह जंगल निशीत के घर से कोई 10 मील की दूरी पर स्थित था। निशीत चलते चलते काफी थक गया था। वह और आगे बढ़ने में असमर्थ था। घर से खाना खाकर चला था, अतः वहीं सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। यह देखकर निष्ठा ने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया और फिर थोड़ी दूर तक वह निशीत को लिए हवा में उड़ती हुई चली। चारों ओर घुप अंधेरा था। एक तो अमावस की काली रात थी, ऊपर से प्रेतिनी भी साथ थी। मारे भय के निशीत के कंठ तालू तक सूखने लगा था। वह सोचने लगा कि कहीं इस प्रेतिनी ने उसे जंगल में मारकर खा लिया, जैसा कि उसने दूसरे लड़कों के साथ किया था, तो किसी को कुछ पता ना चल पाएगा, उसकी लाश भी नहीं मिलेगी शायद। इस समय निशीत को अपनी विधवा मां का चेहरा याद हो आया।
माँ शुरू से ही नहीं चाहती थी कि निशीथ घर से इतनी दूर यहां कलकत्ता पढ़ने के लिए आए। कितनी मन्नतों के बाद जाकर माँ राजी हुई थी और उसे कलकत्ता भेजने को तैयार हुई थी। माँ तो इतनी नाराज थी उससे कि आने से पहले उन्होंने 2 दिनों तक निशीथ से बिल्कुल बात भी ना किया था। कितनी सही थी माँ। शायद उनका मातृहृदय सारी मुसीबतों का पता पहले से ही पा जाता होगा। अपने उद्गत अश्रुदलों को निशीथ हथेली के पीछे वाले हिस्से से जल्द ही पोंछ डालता है, कहीं निष्ठा उसे रोते हुए न देख ले। इसके बाद निशीथ ने अपना दिल मजबूत किया। अपने आप को यह कहकर समझाया कि अब ओखल में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, अब जो होगा देखी जाएगी। जब मनुष्य के आगे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वह खुद को ईश्वर के पैरों में सौंप देता है। निशीथ का भी इस समय वही हाल था। उसने अपनी आंखें मुंह करके इष्ट देव को स्मरण किया और मन ही मन में बोला, हे पालनहारे, अब यह जान तुम्हारे हवाले। इतना कहना था कि निशीथ ने महसूस किया कि जैसे उसके पैर अब जमीन पर उतर आए हैं। लो, निशीथ पहुंच गए। हम तो कहां है वह पेड़? मुझे तो यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है निष्ठा। निशीथ, मैं और आगे नहीं जा पाऊंगी। उस पेड़ के गंध से मुझे मितली आने लगती है। तुम्हें रास्ता बताती हूं, तुम अकेले चले जाओ। पर निष्ठा, मुझे तो अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आगे कैसे बढ़ पाऊंगा? धीरे धीरे तुम्हारी आंखें इस अंधेरे को सह लेगी निशीथ, और तब तुम सब कुछ दिखाई देने लगेगा। सुनो, तुम्हें पहले ईशान कोण में 4 कोस तक जाना है। फिर वहां से जब बाएं मुड़ोगे तो शाल के पेड़ों से घिरा हुआ एक जंगल तुम्हें नजर आएगा। उसी जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा त्रिकोण आकार का टिला है। उस टिले के ऊपर एक कांटेदार झाड़ी है। उसी झाड़ी के बगल में यह वाला पेड़ है। इसके पत्ते छोटे मगर चौकोर आकार के हैं। सुगंध से तुम उसे आसानी से पहचान लोगे। उसका गंध कुछ कुछ चंदन जैसा होता है। उस पेड़ के ढेर सारे पत्ते तुम पहले तोड़ लेना और फिर पेड़ के तने को पत्थर से रगड़ रगड़ कर थोड़ी सी उसकी खाल भी निकाल लेना। ये दोनों ही चीज जब धूप में सूखाकर अपने शरीर में धारण करोगे तो वह प्रेतिनी तुम्हें कभी छू भी ना पाएगी। निशीथ ने सारी बातें ध्यान से मन में नोट कर ली। फिर निष्ठा के बताए हुए रास्ते पर जाकर वह उस पेड़ के पत्ते और उसका बल्कल तोड़ लाया, परंतु वापस आने पर निष्ठा उसे कहीं पर नहीं दिखी। वह घबराकर चारों ओर देखने लगा, सोचने लगा, अब घर कैसे जाऊंगा? फिर उसने जोर जोर से निष्ठा को पुकारनी शुरू कर दी। निष्ठा, निष्ठा। इतने जोर से उसने पुकारा था कि उस बीहड़ जंगल में उसे अपनी आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी। सुनकर निशीथ सिहर उठा था। उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। इतना डरा देने वाला माहौल था। तभी दूर से एक क्षीण सी आवाज आई, मैं यहां पर हूं निशीथ। आवाज की दिशा में देखने पर एक पेड़ की ऊंची टहनी पर उसे निष्ठा दिखाई दी। अरे, वहां क्या कर रही हो? नीचे तो आओ, जरा देखकर तो बताओ कि सही चीज लाया हूं अथवा नहीं। हां, सही ही है, मैं गंध से ही पहचान पा रही हूं, तभी तो तुम्हारे पास नहीं आ पा रही हूं। ओह, निशीथ दुखी स्वर में बोला। इसके पश्चात निष्ठा उड़कर आगे आगे पथ दिखाती हुई चली और उसके पीछे पीछे बुटी हाथ में थामे हांफता हुआ निशीथ घर की ओर चला। 10 मील की दूरी इसी तरह निशीथ ने तय की। आते समय वह उड़कर आया था। अभी चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, मगर दूसरा उपाय भी कुछ न था उसके पास। घर के नजदीक पहुंचकर निशीथ के कदमों ने जवाब दे दिया। वह पार्क की बेंच पर बैठ गया। आगे एक भी और कदम उठा पाना उसके लिए संभव न था। निष्ठा यहां तक निशीथ को सही सलामत पहुंचाकर उसका माथा चूम कर लौट गई थी। जाने से पहले उसने कल फिर आने का वादा करके गई थी। निष्ठा के चले जाने के करीब 1 घंटे बाद निशीथ थकान से जरा स्वस्थ महसूस करने लगा था। उस समय पौ फटने ही वाली थी, पर निशीथ घर नहीं गया। बेंच पर से वह उठा और सीधे सड़क पर चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद यंत्र चालित सा वह राम ओंझे के घर पर पहुंचकर उनका दरवाजा खटखटाने लगा। ओंझा जी उसी का इंतजार कर रहे थे। निशीथ के आते ही उन्होंने तुरंत दरवाजा खोलकर उसे अपने कमरे में ले आए। निशीथ के बैठ जाने पर वे बोले, क्या लाए हो, दिखाओ।
निशीथ ने मुट्ठी खोलकर उन्हें वह बूटी दिखाई। ओझा रामचंद्र ने उसकी हथेली पर से वह जड़ी बूटी उठा ली, फिर उसे नाक के पास ले जाकर सूंघते हुए बोले, मार्ग में कोई असुविधा तो नहीं हुई? निशीथ इतना थक चुका था कि उसकी जवाब देने की शक्ति भी चली गई थी। उसने किसी तरह से अपने सिर को 2 बार हिला दिया। प्रेतिनी ने कुछ शक तो नहीं किया। फिर निशीथ ने अपना सिर एक बार फिर से दाएं से बाएं हिला दिया। ठीक है निशीथ, बहुत बढ़िया, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। सुनो, अब घर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बिस्तर बगल वाले कमरे में लगवा देता हूं, यहीं पर आराम कर लो थोड़ी देर। जैसा आप कहें। अपनी सारी शक्ति को समेटकर कुछ देर बाद निशीथ बोला, कुछ खाओगे? नहीं धन्यवाद। पंडित जी उठकर घर के अंदर गए और अपनी पंडिताइन से बोलकर निशीथ के लिए बिस्तर लगवा दिए। चलो अब थोड़ा लेट लो बेटा, काफी कुछ झेल कर आए हो। शरीर और मन तुम्हारा बहुत थक गया होगा। तब तक मैं तुम्हारे जीजा जी को संदेश भिजवा देता हूं। जिस समय निशीथ जागा तो शाम होने वाली थी। वह इतना थका हुआ था कि पूरे 12 घंटे तक बेखबर सोता रह गया। उसके उठने पर पंडिताइन ने उसके जलपान का समुचित बंदोबस्त कर दिया। खाना खाकर निशीथ ने अपने हाथ धोए। फिर वह पंडित जी के कमरे में गया तो देखा कि जीजा जी और ग्रेगरियल दोनों वहां पहले से बैठे हुए हैं। तीनों कुछ मशवरा कर रहे थे। आओ निशीथ आओ, कहकर जीजा जी उसका हाथ पकड़कर ले आए और उसे वहीं रखी एक कुर्सी पर बिठा दिया। निशीथ, तुम सच में खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसे पिता समान जीजा जी मिले हैं। और ग्रेगरियल जैसा दोस्त तो बहुत तपस्या करने पर ही मिलता है। पंडित जी ने उसकी ओर देखकर कहा, निष्ठा बहुत चालाक प्रेतिनी है। उसके साथ मेरा एक बार पाला पहले भी पड़ा था, परंतु उसने अपनी शक्ति से और बुद्धि से मुझे नेस्तानाबूद कर दिया था। उस बार वह जीत गई थी। तभी मैं समझ गया था कि उसे हराने के लिए उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ईश्वर को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस बार हमारी सुन ली और तुम्हें बचाने में उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। हाथ जोड़कर राम ओझा कुछ देर तक मौन रूप से प्रार्थना करने लगे। उन्हें ऐसा करते देखकर निशीथ और उसके जीजा ने भी ईश्वर को धन्यवाद दिया। ग्रेगरियल भी तब जीसस को याद करने लगा। कुछ देर के बाद ओझा जी अपनी ध्यान मग्न मुद्रा से बाहर आए और निशीथ की ओर कुछ बढ़ाते हुए बोले, लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए यह ताबिज बना दी है। इसे 24 घंटा हाथ में पहने रहना। तुम्हारे द्वारा लाए हुए जड़ी बूटियों से यह बना है। इसे पहनने के बाद या साथ रखने से भी कोई भूत प्रेत तुम्हारे सामने कभी नहीं आ पाएगा। जी पंडित जी, बहुत धन्यवाद आपका, कहकर निशीथ ने हाथ बढ़ाकर वह ताबिज ले ली। उसने उसे अपने दाएं हाथ की कलाई में कसकर बांध लिया। इस काम में ग्रेगरियल ने उसकी मदद की। निशीथ, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह प्रेतिनी बहुत भयंकर चालाक है, इसलिए तुम जरा संभल कर रहना। वह तुमसे बहुत छल करेगी, पर तुम उसकी बातों से पिघल मत जाना। जहां तुमने इतनी देर तक मेरा साथ दिया है, कुछ समय और दे देना। जी पंडित जी, आप ना होते तो मेरा क्या होता, कहकर निशीथ ने पंडित जी के दोनों पैरों को कसकर पकड़ लिया। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। नहीं मेरा बच्चा, तुम भी बहुत दिलेर हो। मैं तो सिर्फ उपाय सूझा सकता था, पर उसे अमल में तुम ही लाए। यह काम इतना आसान न था, हर कदम पर जोखिम भरा था, पर तुम घबराए नहीं और उस जंगल से यह बूटी लेकर आए। बस अब एक मां का लाडला सही सलामत अपनी मां की गोद में लौट जाए, बस तब मेरा काम खत्म। सब लोग पंडित जी को उचित दक्षिणा और धन्यवाद देकर बाहर निकल आए। उस रात को जीजा जी निशीथ के साथ ही उसके कमरे में रुके। तय यह हुआ था कि जितनी जल्दी टिकट मिलेगा वे निशीथ को वापस गांव लेकर जाएंगे। बहुत कर ली शहर में रहकर पढ़ाई, अब घर जाकर अगले वर्ष गांव के नजदीक ही किसी कॉलेज में दाखिला ले लेगा निशीथ। उस रात को फिर से निष्ठा आई थी। वादे के मुताबिक वह निशीथ को बुलाने लगी, पर जब निशीथ ने अनसुना कर दिया तो उससे अनुरोध करने लगी। अपने प्यार का वास्ता देने लगी कि वह ताबिज हटा ले। पहले खूब अनुनय किया, फिर निष्ठा वहीं दरवाजे पर सिर पटक पटक कर रोने लगी। तरह तरह के प्रलोभन उसने दिए, पर जब उससे भी निशीथ का दिल न पसीजा तो वह उसे डराने लगी। निष्ठा अब अपने असली रूप में आ गई, जो बहुत ही डरावना था
और फिर निशीथ को भांति भांति से डराने लगी। अगली रात, फिर उसकी अगली रात को भी निष्ठा का वही नाटक चलता रहा। वह दिल पसीजने वाली आवाज निकाल निकाल कर निशीथ को पुकारने लगी, निशीथ मेरे प्यारे, एक बार दरवाजा खोल दो, तुम्हारे दोनों पैरों पड़ती हूं। एक दो बार निशीथ सच में द्रवित हो गया था। उसका दिल नहीं माना और वह निष्ठा के पास जाने लगा। उससे तब रहा न गया और वह सचमुच ताबीज हाथ से निकाल दी और दरवाजा खोलकर बाहर जाने को हुआ, परंतु सही समय पर चित्तो बाबू ने कठोरता से निशीथ का रास्ता रोक लिया था। निशीथ रात के अंधेरे में अकेले रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठकर सारी घटनाओं को एक एक कर याद करने लगा था। उसने निष्ठा से सच्चा प्यार किया था, परंतु उसका यह प्रथम प्रेम यूं विफल हो गया। क्या वह उसे कभी जिंदगी भर भूला पाएगा या किसी और लड़की को कभी दिल दे पाएगा? रह रहकर उसके मन में विपरीत ख्याल भी आ रहे थे। उसे यह भी याद आ रही थी कि उसने निष्ठा के भोलेपन का फायदा उठाया था। चलो मान लेते हैं कि वह प्रेतिनी थी, परंतु उसने भी तो इंसान होकर वही किया, उसे धोखा दिया। क्या इस बात के लिए भी कभी वह अपने आप को माफ कर पाएगा? गैब्रियल और उसकी माता जी आई थीं स्टेशन पर निशीथ को छोड़ने। सच ही कहा था उस पंडित जी ने, गैब्रियल जैसे दोस्त पाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।